गंडई में खैरागढ़ विधानसभा के विधायक देवव्रत सिंह के निधन के कारण खाली हुई इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग तैयारी कर रहा है। साथ राजनीतिक दलों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के पहले ही चुनावी सुगबुगाहट भी शुरू हो गई। इसी तारतम्य में कई दिग्गज नेताओं ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया, जिसमें गंडई नगर के जमींदार लाल तारकेश्वर शाह खुसरो, जिन्हें क्षेत्र के लोग राजा भी कहते हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो खैरागढ़ विधानसभा से कांग्रेस अब तक 2 दर्जन से भी अधिक लोग अपना नाम और आवेदन पत्र प्रस्तुत कर टिकट के लिए दावेदारी पेश कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी किस पर मेहरबान होती है और टिकट देती है, ये अभी भी रहस्य ही है। वहीं साधना न्यूज की टीम ने गंडई नगर के राजा लाल तारकेश्वर शाह खुसरो से मुलाकात कर उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन के विषय में विस्तृत चर्चा की। नमस्कार, मैं हूं ललित और हम हैं अभी गंडई पर और यहाँ के जो राजा है लाल तारकेश्वर शाह खुसरो जी, उनसे हम चर्चा करेंगे। खुसरो साहब, आप इस क्षेत्र के राजा के रूप में जाने जाते हैं और विधानसभा उपचुनाव होना है, क्योंकि राजा जो देवव्रत सिंह का जो निधन होने के बाद उपचुनाव होना है, 6 महीने के अंदर चुनाव होना है और लगभग चुनाव पास में है। आपका भी नाम चल रहा है, कांग्रेस के वरिष्ठ हैं और आदिवासी समाज के भी प्रमुख है प्रदेशी स्तर पे। किस तरह से देखते हैं आप उपचुनाव को लेकर? विधानसभा उपचुनाव संवैधानिक व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे खैरागढ़ विधानसभा में रिक्तता आई है और निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव होना है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो विगत 25 वर्षों से मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ और एक सामाजिक नेतृत्व की जहाँ बात होती है तो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ भी लगभग 30 से 35 हजार आदिवासी मतदाता हैं और मेरे सामाजिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए और इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद जो मुझे प्राप्त हो रहा है, उसके आधार पर मैंने कांग्रेस पार्टी से एक टिकटार्थी के रूप में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है। आप प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं और आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, तो क्या टिकट मिलने पर आपको एक आसानी जाएगा चुनाव लड़ने पे? निश्चित रूप से मेरी सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि जनता जो है, जनादेश इस परिवार से अगर मुझे टिकट मिलती है तो क्षेत्रवासी, जहां गंडई जमींदारी के लगभग 90 गांव आश्रित है और जमींदारी क्षेत्र जो कहलाता रहा है, तो एक पहली बार चाहे वो वीरेंद्र नगर विधानसभा हो या खैरागढ़ के अस्तित्व में आने के बाद गंडई परिक्षेत्र जो है वनांचल क्षेत्र हमेशा राजनीतिक रूप से उपेक्षित रहा है और कांग्रेस ने कभी भी इस वीरेंद्र नगर विधानसभा के साथ खैरागढ़ में आने के बाद भी आज तक इस परिक्षेत्र से कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दी है। ये हमारे लिए दुर्भाग्यजनक स्थिति रही है। आप पिछले कुछ वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी पर रहे हैं, उसके बाद फिर सत्ता सरकार रहने के बाद भी पिछले समय में आप पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पर आए, क्या विशेष कारण था? कांग्रेस की पृष्ठभूमि मेरे शुरू से रही है। पारिवारिक वातावरण मुझे कांग्रेस के ही संस्कार से मिला हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं उस कार्यकाल में मेरी राजनीतिक शुरुआत जरूर हुई है। मैं जनपद सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार के रूप में पहली मेरी राजनीतिक शुभारंभ हुई थी। बाद में मैंने पार्टी छोड़कर तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के कार्यकाल में मैंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। तब से लगातार विगत 25 वर्षों से मैं कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता होने के साथ साथ मैंने कांग्रेस के प्रति अपनी वफादारी के बहुत सारे प्रमाण दिए हैं। जब जब जो भी दायित्व कांग्रेस ने मुझे दिया है, मैं उनके विश्वास पे खरा उतरा हूँ। आज भी यह क्षेत्र जो है, आदिवासी जो क्षेत्र है, काफी पिछड़ा है विकास के क्षेत्र में, कैसे देखते हैं आप? पिछड़ा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन राजनीतिक जागरूकता की कमी रही है और राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के कारण ये क्षेत्र जो विकास की मुख्य धारा से जुड़ना था, नहीं जुड़ पाया है। लेकिन वर्तमान छत्तीसगढ़ में जो सरकार है, माननीय भूपेश बघेल की सरकार जो है, जिन्होंने बहुत करीबी से किसान, मजदूर, आदिवासी वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो कार्य योजना तैयार की है, तो निश्चित रूप से आने वाला सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। राजा साहब, इस क्षेत्र से
खैरागढ़ को छोड़ इस क्षेत्र से, गंडई क्षेत्र से लगभग 30 से 35 लोग से भी अधिक लोग दावेदारी किए हैं विधायक के टिकट के लिए कांग्रेस में, और आपका भी नाम प्रबल रूप से है। किस तरह से देखते? लोकतंत्र है, पार्टी के हर कार्यकर्ता ये सोचता है कि मैं भी एक विधायक के रूप में यहाँ जन सेवा करूं, और सत्ता और सरकार है, और कांग्रेस की सत्ता सरकार में जिस प्रकार से भारी बहुमत के साथ कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ पे जो उपजे हैं, तो उनकी ये सोच हो सकती है कि मुझे भी एक टिकट के दावेदारी में मैं भी अपने आप को प्रस्तुत करूं। आपने दावेदारी कर ली है? नहीं, मैंने दावेदारी तो की है, वरिष्ठ लोगों से मैंने मुलाकात किया है, और पार्टी के वरिष्ठ लोगों से मिलकर मैंने अपनी चर्चा भी की है और अपने आवेदन भी प्रस्तुत किए हैं। प्रदेश में जो कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम जी है, टिकट के लिए काफ़ी आसानी भी हो सकता है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो वो भी आदिवासी। नहीं, मैं इस पैमाने को नहीं मानता, क्योंकि मैं एक जमींदार परिवार के सदस्य हूं। सम्मानक सदस्य होने के साथ साथ मेरा एक आदिवासी समाज का एक बहुत बड़ा कुनबा है, और जहां तक पार्टी की बात है, हम सर्वहारा वर्ग को नेतृत्व करते आए हैं। राजनीति अपनी जगह है, समाज अपनी जगह है, पारिवारिक पृष्ठभूमि अपनी जगह है, और मैं जाति विशेष को नहीं मानता। मैं अपनी कार्य क्षमता और अपने जो किए हुए कार्य हैं, जो जवाबदारी कांग्रेस ने दी है, उसके आधार पर उस पैमाना को मानते हुए मैंने आवेदन प्रस्तुत की है। राजा साहब, आप गंडई और क्षेत्र के राजा हैं, लेकिन लोगों से काफ़ी हम लोग चर्चा किए स्थानीय लोगों से, तो करीब महसूस नहीं कर पाते आपसे, मतलब काफ़ी दूर महसूस करते हैं। नहीं, ये अपनी अपनी नज़रिया है। मैं तो बड़ी आम पब्लिक में हमेशा जब किसी भी प्रकार से गरीबी अमीरी हो, मेरा ये कभी पैमाना नहीं रहा है, और गांव में अगर इस प्रकार की बात अगर कोई कहता है तो वो गलत है। मेरे बारे में जहां तक मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, तो मैं बहुत करीब लोगों के करीब में हूँ, और उसका प्रमाण मुझको मिलता है, क्योंकि जब मैं लोगों के बीच में गया हूँ, पार्टी के आदेश का मैंने रूबरू पालन करने के लिए, तो जनता का मुझसे स्नेह और आशीर्वाद मिला है। राजा साहब, आपके जो दरबार है उनके थोड़े से ही दूर पे कुएं के ऊपर में मंच बना दिया गया, ये कितना सही है? अब ये तकनीकी रूप से किस प्रकार से मैं इसका व्याख्या करूं, क्योंकि इसके लिए तो वही इंजीनियर हैं और गांव के लोग हैं, उस वार्ड के वासी हैं, और किस आधार पे, किस पैमाना पे उन्होंने ये निर्माण कार्य को गति दिया है, ये मेरे से बेहतर नगर पंचायत के जो इंजीनियर हैं वो इस बात को बता पाएंगे। अगर आपको खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में टिकट मिल जाता है तो लोगों को क्या उपलब्धि बताएंगे? भूपेश सरकार का जो 3 साल पूरा हो गए उसमें विशेष क्या बताएंगे? भूपेश सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उन्होंने जो वायदे किए हैं, उन वायदों में लगभग 3 वर्षों में 32 से 34 वायदे उन्होंने पूरे किए हैं। विशेष करके किसानों के लिए जिस प्रकार से उनकी कार्य योजना है, चाहे वो धान खरीदी के मामला हो, किसानों के कर्जे माफ़ी के मामला हो, किसानों के ऋण माफ़ी के अलावा उन्होंने बहुत सारे किसान मजदूर न्याय योजना, राजीव गांधी न्याय योजना और बोनस की जो बात की है, वो सारे वायदे उन्होंने पूरे किए हैं। और किसान और मजदूर की ये सरकार है, इस बात को अभी जनवरी माह के अंदर में उन्होंने और कर दिया है कि जो भूमिहीन किसान और मजदूर हैं, उनको भी सरकार ने 6,000 रुपये सालाना देने का वादा किया है, जो प्रारंभ हो चुका है। पूर्व में जो विधायक रहे हैं उनके कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? क्या बेहतर रहा? हालांकि वो गुजर गए। दिवंगत विधायक जहां तक के देवराज सिंह जी की बात अगर की जाती है, तो निश्चित रूप से अभी का जो उनका कार्यकाल रहा है, अभी के कार्यकाल में उन्होंने कांग्रेस के संवैधानिक पद में वो नहीं रहे हैं, जो कि कांग्रेस से वो विधायक चुन कर आए थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के ही अपने आप को माना, और कांग्रेस की सरकार में उन्होंने बहुत सारी कार्य योजनाओं की स्वीकृति उन्होंने दिलाई है। तो हम लगातार लाल टारकेश्वर शाह खुसरो से चर्चा कर रहे थे, जो स्थानीय रूप से क्षेत्रीय राजा भी हैं और प्रदेश के आदिवासी समाज के प्रमुख भी हैं। इन्होंने भी उपचुनाव, खैरागढ़ विधानसभा के उपचुनाव में विधायक के लिए दावेदारी किए हैं। अब देखना यह होगा कि
किसको टिकट मिलता है और किसको नहीं मिलता है, या तो समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ साधना न्यूज संवाददाता ललित। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहेगा साधना न्यूज के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।